Very good morning, all. Today's lecture of cyber law and ethics is lecture number 7. In the last class, we discussed about the applications of the Information Technology Act. After that, we discussed about amendments brought in the IT Act and intermediary liabilities. इसके बाद हमने कुछ उसके हाइलाइट्स को डिस्कस किया था और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इंटरनेशनल लॉ. तो इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे और भी लॉज जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है. तो इंटरनेशनल लॉ में हमने डिस्कस किया था डोमेन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ and the fields of the economic law. So today we have to discuss about international criminal law. So जैसा इसका नाम है क्रिमिनल लॉ, क्राइम से रिलेटेड है ये. और क्रिमिनल लॉ में अधिकतर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, मर्डर्स होते हैं, वॉर क्राइम होता है. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ इज़ अ फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट सीक्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल ऑपरेटिंग अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल क्राइम. नेशनल बाउंड्रीज पे जो भी क्राइम होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं. International criminal law also regulate the commission of grave crime occurring on the territory of serving state where those crimes constitute genocide, crime against humanity, war crime और other violence norms. तो जहाँ पर ही वायलेंस अगर हो रहा है किसी टेरिटरी में, किसी बॉर्डर पे, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है. International criminal law is practiced by and prosecuted within international criminal tribunals such as International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Court and similar court. तो ये कुछ अलग तरीके के कोर्ट हैं जहाँ पर इस तरीके के केसेस को सॉर्ट आउट किया जाता है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ. अब जैसा कि एनवायरमेंटल मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण, जहाँ पर भी इन चीज़ों से रिलेशन होता है वहाँ पर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ इंक्लूड होता है. सो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, समटाइम्स इंटरनेशनल इकोलॉजिकल लॉ भी ये कहलाता है, इज अ फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट्स. अगर एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के आसपास जो भी देश हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वहाँ कोई फैक्ट्रीज हैं और वो एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उस केस में कई बार केसेस होते हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं. इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ IEL इज कंसर्न्ड विद द अटेम्प्ट टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड द depletion of natural resources within a framework or sustainable development. It is a branch of public international law, a body of law created by state for state to govern problem that arise between states. जैसे कि सपोज एक कोई नदी है, वो एक नदी एक टेरिटरी से होते हुए एक देश से दूसरे देश की ओर जा रही है और वहाँ पर कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. तो इन चीज़ों में भी एक टेरिटरी, एक कंट्री दूसरी कंट्री, इन दोनों के बीच में केसेस हो सकते हैं. तो इस कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है. जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ मे रेफर टू रूल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ टू रूल derive from territories to general principle of law as stated in Article 38 IC of the Statute of the International Court
of justice or to logical proposition resulting from judicial reasoning. Next is diplomatic law. Diplomatic law किसी कंट्री में अगर उस कंट्री में कोई राजा है तो राजकीय, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे राजकीय नियम कानून यहाँ पर लागू होते हैं. दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक लॉ. So diplomatic law is a field of international law concerning the practice of diplomacy and the right and obligation of state representatives on the territory of other state. The broad corpus of diplomatic law derive from one of the oldest principles of customary international law, that of state immunity. Rules regulating the various aspects of diplomatic relation are the result of centuries of state practices. They constitute one of the earliest expression of international law. The immunity given to member of diplomatic mission and diplomatic couriers from arrest and prosecution for any criminal offence. The premises and diplomatic bags of the mission are the inviolable and cannot be entered unless privilege is waived. And the last point is diplomatic immunity is a form of legal immunity that ensure diplomats are given safe passage and are considered not susceptible to lawsuit or prosecution under the host country's laws, although they may still be expired. Next is international humanitarian law. International humanitarian law is also called law of war, is a field of international law regulating armed conflict between states and more recently between states and informal groups and individuals. It involved in development and principle of international humanitarian law in 1985. International humanitarian law governed both the legality of justification for war and the legality of wartime conduct. International humanitarian law should not be confused with international human rights law. International humanitarian law is one of the oldest fields of conventional international law. Core principle of international humanitarian law can be found in major international territories such as the Geneva Convention of 1949 and the first Geneva Convention of 1864. And the last one is international human rights law. ह्यूमन राइट्स लॉ में हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ lays down the obligation of government to act in certain ways or to refrain from certain act in order to promote and protect human right and fundamental freedom of individual or groups. One of the great achievement of the United Nations is the creation of a comprehensive body of human right law, a universal and internationally protected code to which all nations can subscribe and all people aspire. The United Nations has defined a broad range of internationally accepted rights, including civil, cultural, economic, political, and social rights. It has also established mechanism to promote and protect these rights and to assist states in carrying out their responsibility. So this is called human rights law. तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि इंटरनेशनल लॉ में करीब 6 से 7 अलग अलग टाइप के लॉ आ रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, डिप्लोमेटिक लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ. तो ये इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे फील्ड हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में. और जो अगला हमारा जो ट्यूटोरियल है वो ट्यूटोरियल भी इसी से रिलेटेड है. ट्यूटोरियल में भी हमें इन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर क्रिएट करना है. तो ये आपका ट्यूटोरियल है
और इस ट्यूटोरियल से मैं वही क्वेश्चंस हैं जो कई बार क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हैं और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है. सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर and we will discuss next lecture by tomorrow. Thank you.